अभ्युदय योजना के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्थाएं क्या कहलाती हैं, पंचायती राज किस तरह काम करता है और लोकल गवर्नमेंट को किस तरह से स्ट्रॉन्ग किया जा सके ताकि आपकी जो जन भागीदारी है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके और लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जा सके। पंचायती राज टॉपिक ऐसा टॉपिक है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप रेलवे की करें, वनडे एग्जाम में कोई भी या यूपीएससी पीएससी कुछ भी, सब में आपको कम से कम 2 से 3 सवाल हर बार एग्जाम में मिल जाएगा। पूछने का तरीका होगा सिंपल होगा कि पंचायती राज के जनक कौन है, सबसे पहले कहाँ लागू की गई है, संवैधानिक दर्जा मिलने पे सबसे पहले कौन सा स्टेट था जिसने लागू की गई है, जो कमेटी बनी है चाहे वो बलवंत राय मेहता समिति हो, चाहे अशोक मेहता समिति हो या पीके समिति हो, इन समितियों के बारे में क्या है हम आज क्लास में कहानी के रूप में समझने का प्रयास करेंगे कि भारत आज़ादी पहले क्या लोकल गवर्नमेंट थी या आज़ादी के बाद लोकल गवर्नमेंट आई। आपने कहा नहीं थी। अभी क्लास में हम समझेंगे कि भारत से पहले क्या लोकल गवर्नमेंट थी। हम सभी जानते हैं कि आपके ऊपर हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें शासन का जो स्तर है 3 प्रकार का है। सबसे पहले कौन है, केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके बाद कौन है, स्टेट गवर्नमेंट, और नीचे आता है लोकल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में जो बड़े बड़े विधि विधान होते हैं, कानून नियम, वो तो बना लेगा केंद्र सरकार। जैसे तलाक का नियम है या कहीं पे हमें इंटरनेशनल संधि करनी है, वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। स्टेट से संबंधित जो भी मसले होंगे वो कौन देख लेगा, राज्य सरकार। लेकिन आपकी किसी गांव में कहीं नाली लगनी बननी है, कहीं खंजा डालना है या सरकारी हैंडपंप लगना है, वो तो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो आप नहीं कर सकते। उन्हीं चीज़ों को मजबूत करने के लिए कॉन्सेप्ट दिया जाता है किसका, आपका स्थायी स्वशासन, क्लियर, जिसको बोलते हैं हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण एक शहरी। हम सभी पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह तमाम सब्जेक्ट में, शहर गांव, जो गांव से पहले धीरे धीरे तब्दील हुए शहर पे। जैसे आपका महोबा ही है, जिला तो पहले नहीं था, एक टाइम के बाद जिला बन गया, और जो महोबा के दूरस्थ गांव हैं आज ये सारी सुविधाएं उन्हें मिल रही हैं, एक डेवलपमेंट हो रहा है उनका। इस प्रकार स्थानीय शासन कितने प्रकार का हो गया, ग्रामीण और शहरी। और जो ग्रामीण का स्ट्रक्चर है उसी को बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं ग्रामीण के स्तर को, पंचायती राज। तो अब शहर के स्तर को क्या बोलेंगे, शहर के स्तर को हम बोलते हैं नगर पालिका, नगर निगम। नगर निगम। नगर पालिका में क्या होता है, चेयरपर्सन। चेयरपर्सन का मतलब क्या है, मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, ठीक। नगर निगम पे जो हेड होता है वो कौन होता है, आपका मेयर। ये इस व्यवस्था को पुख्ता करने का काम करते हैं, और पंचायती राज ग्रामीण व्यवस्था को। आज के लेक्चर में हम समझेंगे ये वाला हिस्सा, यहाँ तक क्लियर। पंचायती राज भाग 9 में है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 O तक। इसका मतलब ये होता है जो 243 में छोटे छोटे आर्टिकल जुड़े हुए हैं क्रम करके काका, वो उनका क्रम है। आखिर पंचायती राज बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। यदि कोई आपसे पूछे भाई क्या जरूरत पड़ गई थी पंचायती राज, तो सीधा सा रीजन है क्या, विकास को निचले स्तर तक, या जो गांव के काम है वो आपके प्रधानमंत्री या बड़ी सरकारें वो तो नहीं करने आ सकती हैं, उसके लिए आपको वहां के लोगों की मदद चाहिए होगी ताकि विकास निचले स्तर पर हो पाए। इसलिए हम स्थानीय स्वशासन लाए। भारत में सर्वप्रथम लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था चोल वंश ने। आपने कहा आजादी पहले थे, इनकी सबसे खासियत थी चोल वंश की लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन पे बल देते हैं। लेकिन अंग्रेजों के काल पे, इतिहास पढ़ूंगा आप, चोल वंश में देते हैं लोकल गवर्नमेंट पे। यदि पूछा जाए आपसे भारत में सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन कौन दिया था, हालांकि पूछा जाएगा इतिहास में चोल वंश, लेकिन पॉलिटी से जब सवाल बनेगा तो आपसे पूछा जाएगा स्थानीय स्वशासन का पिता कौन है, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 बीच पे रहे,
और 1882 जिला बोर्डों की उन्होंने स्थापना की थी। इनका मानना ये था लोकल गवर्नमेंट को हम यदि मजबूत कर दें तो ऊपर की गवर्नमेंट अपना अच्छे काम से काम कर सकती है। यहाँ तक क्लियर। एक आपके राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो ग्राम स्वराज था या ग्राम स्वशासन, इसके बहुत बड़े पक्षधर थे, घोर समर्थक थे। और उनका अपना बहुत मजबूती से मानना ये था कि हम जब तक गांवों को मजबूत नहीं करेंगे तो हम शहरों को मजबूत करने से कोई मतलब नहीं। क्यों? इस शहरों में जो निवास कर रहा है वो कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करता है। हम सभी जितने हैं, हमारे दादा परदादा तो गाँव ही थे, वो तो हम नौकरी के कारण किसी कारण अपनी पढ़ाई के कारण शहर पे आए। तो महात्मा गांधी ने कहा, महात्मा गांधी बहुत फेमस स्टेटमेंट है और ये पूछा भी गया था एग्जाम में कि महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट किसने कहा था। ये महात्मा गांधी का मानना है सच्चा लोकतंत्र केंद्र सरकार में बैठकर नहीं किया जा सकता है, बल्कि गांव के सभी लोगों के सहयोग से ही हम सच्चे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। बात समझ में? गांव के सहयोग से, जो सभी व्यक्ति का सहयोग होगा, उससे हम सच्चे लोकतंत्र को मजबूत कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ें तो गांधी जी के बहुत से स्टेटमेंट मिलते हैं। गांधी जी का एक बहुत फेमस स्टेटमेंट ये भी है, यदि किसी समाज को आपको देखना है कि समाज कैसा है, अच्छा है बुरा, वहां पर निर्वाहन करने वाली महिलाओं के अधिकारों को देख लीजिए। आप देखो जिस घर में आपकी महिलाओं को जितनी आज़ादी होती है, घर उतनी मजबूत हो जाता है। ठीक, तो ये सब इन्होंने कहा था। ये कहीं ना कहीं आप लोकतंत्र को बढ़ावा देने की बात करते हैं। यहाँ तक तो क्लियर? कोई समस्या भाई? पीछे अब भाई ये चर्चा हुई पंचायती राज, तो ये ठीक है, ये तो अपने अपनी विचारधारा हो गई। आखिर इसको कहीं ना कहीं कोई एक स्तर तो होगा, मंच जहाँ पे चर्चा करी जा सके, जहाँ तमाम विद्वान बैठे हों। तो तमाम जब सब कहाँ बैठे थे? संविधान सभा में। आज़ादी के बाद सबसे पहले अपना क्या बनाया गया था? संविधान सभा। और मैंने क्लास संविधान में पढ़ाया गया था, संविधान का मतलब होता है वह नीति नियम जिससे के कारण देश के लोग निर्वहन कर सकें। चर्चा हुई संविधान सभा। संविधान सभा के जो निर्माण करता है किस नाम से जाने जाते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। भीमराव अंबेडकर साहब इस बात से समर्थित नहीं थे, यहाँ समझिए ध्यान से। भीमराव अंबेडकर साहब समर्थित नहीं थे कि लोकल गवर्नमेंट गांव स्तर पर हो। क्लियर? ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो गांव का प्रबुद्ध वर्ग है, प्रबुद्ध वर्ग मतलब पढ़ा हुआ वर्ग या आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग, वो एक शासन के रूप में आ जाएगा, और जो पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, वो भागीदारी नहीं कर पाएंगे। ठीक, बात समझ पा रहे मेरी? इसीलिए वो इस पक्ष में थे। उनका कहना था आर्टिकल 40 में आपने कह दिया ग्राम पंचायत का गठन, जो कि आपका ब्लॉक जिला तक में हो, सही है। लेकिन गांधी जो जवाहरलाल नेहरू जानते थे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और कृषि कहाँ पे होती है? गांव के लोग ही करते हैं। हम गांव को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, शहर अपना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। बस में इसी विचारधारा के उथल पुथल के अंतर्गत ये तय हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 प्रोग्राम चलाए। पहला 2 अक्टूबर 1962 को, जिसका नाम दिया गया सामुदायिक विकास कार्यक्रम। दूसरा कार्यक्रम चलाया 2 अक्टूबर 1953 को, राष्ट्रीय प्रसारण योजना। 2 कार्यक्रम चलाए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि आपके भारत के क्या थे? देश के प्रधानमंत्री थे। ये दोनों कार्यक्रम पूरी तरह असफल रहे। क्लियर? जवाहरलाल नेहरू जी जब आप फेल होते परीक्षा में तो चिंतन करते नहीं करते हैं? अब चिंता में तो इन्होंने कहा कि एक समिति बनाई जिसका नाम है बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया और उन्होंने से कहा कि क्या, तो उन्होंने जवाब दिया, समिति ने रिपोर्ट दी, ये योजनाएं आपकी इसलिए असफल हुई हैं तो जन भागीदारी को इसमें बढ़ावा दिया ही नहीं गया। ठीक, ये क्लियर यहाँ तक? अब यहाँ समस्या आएगी आपकी विकेंद्रीकरण, जो इसका एम है पंचायती राज का। जन भागीदारी समझ रहे हैं आप लोग? लोगों की भागीदारी। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? कोई बता? सभी लोगों में कन्या वर्ग बताओ, बढ़िया तुम नहीं, पीछे बालक वर्ग में किसी चीज को एक जगह न रखकर हर व्यक्ति तक
हर स्तर पर पहुंचाना। और केंद्रीकरण का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आपको दो शब्द मिलेंगे, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। ध्यान से समझिए जिनको नहीं पता। केंद्रीकरण का मतलब होता है सारी पावर एक व्यक्ति के हाथ पे होना। जैसा आप मौर्यवंश में देखिए, समझे, इतिहास पढ़े थोड़ा मोड़ा। मौर्यवंश में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक के पास सारी हिंदुस्तान की पावर थी। मध्यकाल में आएंगे, आपने मुगल पढ़े होंगे, अखबार शाहजहां, सब पावर क्या है, केंद्रीकरण। औरंगजेब, जय जयकार लागू करो, नहीं देता सजा दो, किसके पास पावर है, जो सत्ता पे केंद्रीकरण। अब इसमें क्या, सारी पावर एक व्यक्ति के अंदर है। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है पावरों का बिखराव, यानी हर स्तर पे हर लोगों को मजबूत करना। केंद्रीकरण आपकी ऐसे जा रही है सारी पावर्स, विकेंद्रीकरण में पावर आपकी यूं फैलेगी, मतलब हर स्तर पे, चाहे वो गांव का स्तर हो, चाहे ब्लॉक का स्तर हो, वहां के लोगों को मजबूत करना, उनको भी अपनी ताकत देना। बस समझ में। ये कब हो पाएगा आपका, जब आपके समाज में या शासन में लोकतंत्र की व्यवस्था लगी हो। बस समझ पा रहे हैं। जैसे आप अपने घर में हैं, अभी अपने कोई बात रखते हैं, आपकी बात मानी जाती है, 90% आपकी बात काट दी जाती है। क्यों? क्योंकि आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। ठीक, अभी क्या चल रही है आपके परिवार में, केंद्रीकरण, माता पिता। क्यों? क्योंकि उनको लगता है यदि हमने सख्ती नहीं की तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। और आप देखेंगे कि घरों में एक टाइम के जब बच्चा बड़ा हो जाता है, जैसे आप लोग एडल्ट की अवस्था में आ गए हैं, और जब आप लोग नौकरी में आ जाएंगे तो आप इकोनॉमी रूप से मजबूत हो जाएंगे। और धन की जब पावर आ जाती है तो फिर जो ऊपर की केंद्रीकरण पावर वो किस में आ जाती है, विकेंद्रीकरण। आपको भी अपने निर्णय लेने की छूट मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसको नोट कर लिए, हम समझते हैं कि और कौन कौन सी कमेटी बैठी हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति क्या थी, 3 स्तर पे थी। अशोक मेहता समिति क्या थी, इन सब में चर्चा करेंगे। किसी को नोट करना ही है, कर लिया? फोन से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला लिखिए नहीं, पहला कौन सी आई थी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय, नोट करते जाइए, मेहता समिति। लिखवा भी देंगे, लेकिन जो ये बना रहे हैं ये सिनॉप्सिस कहलाती है। जब आपका एग्जाम नजदीक हो तो आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते हैं, आपकी जो डायग्राम है उसी आधार पर आप रिवीजन करेंगे। बलवंत राय मेहता समिति सेंट्रल गवर्नमेंट है नहीं सर, 1957 पे आई थी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 कार्यक्रम चलाए थे, उसकी असफलता के कारण इन्होंने बताया था जन भागीदारी का अभाव, जन भागीदारी का न होना। दूसरा कारण उन्होंने बताया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का ज्यादा न होना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का न होना। अब इन्हीं दोनों के कारण इनको क्या जाता है, वास्तुकार कहा जाता है। लिख देते समझाते हैं। इन्होंने 3 स्त्री बताई थी, 3 स्त्री, 3 लेवल।
अशोक मेहता समिति 1977 में आई। ये 2 लेवल पे थी। कौन कौन से? ब्लॉक पे और जिला पे। इसके अलावा इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया था, जो कल चर्चा की थी मैंने का सुझाव। सर ये डेट किसकी पड़ी होती है? 2 अक्टूबर ये भी बताता हूँ सब, आपको नोट करिए, भी बताता हूँ पूरा डिटेल से। SC/ST को आरक्षण जो सबसे पहले लागू किया गया था वहाँ पे। जन भागीदारी करना होगा। सुझाव। इसके बाद एक तीसरी भी आई थी, GV राव समिति। GV राव समिति 1985। और चौथी जो मेन थी LM सिंघवी समिति 1986। थ्री लेवल ग्राम न्यायालय, राज्य चुनाव आयोग के गठन समझ में नहीं आ रहा। समझाते हैं अभी। यहाँ तक समझ में आ गया था? क्यों भाई संदीप? हाँ आ गया। ठीक। पीके ठुंगा समिति आई। ये समितियां थोड़ा बोर करती हैं। सर लिख का है ये समितियां हैं। नहीं आ रहा है। देखो तो समझ में नहीं आ रहा लिखा है। वो अभी समझाएंगे तब समझ में आएगा ना तुम्हारे। तो समझाई कहाँ है? ठीक। अभी तुम ऐसे देख लो, जो अभी समझाया था एक पिलर वो आ गया ना, कि महात्मा गांधी अंबेडकर साहब के स्टेटमेंट में क्या अंतर था, पंचायती राज की नीड क्यों पड़ी, ये समझ में आया। अब हम पढ़ रहे समितियों का क्रम। आखिर डेवलपमेंट सरकार डेवलपमेंट करेगी किस आधार पे करेगी? आप जैसे पढ़ाई के लिए प्रोग्रेस करते हैं तो क्या बनाते हैं? टाइम टेबल बनाते हैं। एक टाइम टेबल खराब हो जाता है तो फिर दूसरे का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार समितियों का निर्माण किया जा रहा है। एक टाइम आएगा समितियों के बाद जब ये कहा जाएगा पंचायती राज तभी लागू हो पाएगी जब इसको कानूनी माला पहना दी जाएगी, जब संवैधानिक दर्जा दे दिया जाएगा। 73वें संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दे देंगे इसको। वही क्रम समझा रहे हैं। ठीक। संवैधानिक दर्जा
देखिए अब दूसरा चरण यहाँ तक तो आगे जब समितियां बनना स्टार्ट हुई, ठीक, जब पंडित नेहरू ने 2 कॉन्सेप्ट चलाए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार योजना, जो कि पूरी तरह असफल रहे। अब जब असफल रहे तो उन्होंने बलवंत को एक काम दिया कि भाई आखिर ये समितियों की विफल होने का रीजन क्या है, ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो उन्होंने कहा पहला रीजन तो ये है कि जन भागीदारी का अभाव रहा। दूसरा रीजन रहा कि जो आपका विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट जो आपने सोचा है वो राउंड धरातल पे आया ही नहीं है, तो ये रीजन रहा। इसीलिए कहा जाता है यदि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन हैं तो जो वास्तुकार है, वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता को। पंचायती राज का वास्तुकार बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इन्होंने सुझाव दिया कि आपको पंचायती राज लागू करना है तो आपको 3 स्तर पे काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या होगा आपका? ग्राम स्तर, दूसरा ब्लॉक, तीसरा डिस्ट्रिक्ट। इन तीनों स्तरों पर आपको शक्तियां देनी होंगी, तब जाके ये इन्हीं कारण इनको हम बोलते हैं इसका वास्तुकार। अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्षेत्र क्या क्षेत्रीय कहेंगे, ठीक। अभी हम इसी पढ़ेंगे। इसे ग्राम स्तर में जो अधिकारी होता है, वीडियो होता है, बीडीओ होता है, सीडीओ होता है। इनके अलावा ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है ये सब। तो इन्होंने कहा कि ये 3 स्तर होने चाहिए। 3 स्तरों के होने के कारण इनको कहा गया कि ये पंचायती राज के वास्तुकार हैं। 2 अक्टूबर 1959 को, बालक ध्यान दो, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, कई दफा गांव पूछ लिया जाता है, गांव का नाम बगदरी गांव, सबसे पहले पंचायती राज लागू की गई। क्लियर? ये कई बार पेपर में पूछा गया आपसे, राजस्थान पूछ लिया जाएगा। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? राजस्थान। जिला से भी पूछा गया कि कौन सा जिला? तो नागौर। क्लियर? 11 अक्टूबर 1959 को बगदरी गांव, 11 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश में इसको आरंभ किया स्टेट के तौर पे। बात समझ आ रही है? इसके बाद सरकारें बदलती हैं। जब अन्य सरकार आई तो उन्होंने सुझाव मांगा कि भाई आखिर इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए और क्या किया जाए। तो फिर एक समिति का गठन हुआ जिसको हम कहते हैं अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने कहा कि 3 स्तर में आवश्यकता नहीं है, अब 2 पे ही करिए, एक ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे। ऐसे क्यों कहा? अम्बेडकर साहब को जो मानना था कि ग्रामीण स्तर पे होगी तो जो संपन्न वर्ग, जमींदार वर्ग है वो एक शोषण की अवस्था में आ जाएगा, और जो मजदूर या दलित वर्ग लोग हैं वो क्या आ जाएंगे? शोषित की कंडीशन पे आएंगे। इन्होंने क्या सुझाव दिया आपको? ब्लॉक स्तर का, जिला स्तर का। क्लियर? यहाँ तक ए बुढ़िया यहाँ ध्यान दो, दिखाई नहीं दे रहा? यहाँ बैठो, यहाँ बैठो जा। अशोक मेहता समिति ने क्या दिया? अशोक मेहता समिति कब बनी? 1977। 2 सुझाव दिए, ब्लॉक और जिला। इसके अलावा इन्होंने कहा ग्राम न्यायालय का गठन होना चाहिए। ग्राम न्यायालय क्या होता है बताओ? तुम लड़कों में से क्या समझाया था? ग्राम में तो फैसले होते हैं, ऐसे तो हर जगह होते हैं। ग्राम में विशेष ग्राम न्यायालय का मतलब ये था कि डोर टू डोर जस्टिस करना, यानी हम ग्राम में न्यायालय हो जाएगा तो जो गांव के लोग हैं वो शहर पे आएंगे, और गांव में विवाद थोड़ा होते हैं, जमीन को, जायज खेती को लेके, इस सब के। तो इन्होंने ग्राम न्यायालय के गठन का सुझाव दिया। इसके अलावा इन्होंने ये कहा जो SC ST लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाए ताकि वो मुख्य धारा में आ सके। बात समझ आ रही है? जो SC ST समुदाय के लोग हैं उनको आरक्षण देंगे। अब पंचायत में तो क्या होगा? वो एक मुख्य धारा में आ पाएंगे। जो संपन्न वर्ग लोग हैं या मजबूत वर्ग हैं वो शोषण नहीं कर पाएंगे। ये था अशोक मेहता की समिति के सुझाव। कोई दिक्कत? कन्या वर्ग,
इसके बाद एक समिति का नाम आता है जीवी के राव समिति। ये सब नाम की समिति होती है, ज्यादा सुझाव नहीं दे पाती है। राजीव गांधी का कार्यकाल आता है, आप सब जानते हैं 86 के आसपास राजीव गांधी का कार्यकाल रहा। वो एक समिति गठन करवाते हैं जिसका नाम होता है एल.एम. सिंघवी समिति। 1986 बनती है। ये सुझाव देती है कि पंचायती राज 3 अवस्था में ही होना चाहिए। ग्राम न्यायालय होना चाहिए, पर एक राज्य चुनाव आयोग भी होना चाहिए जो आपका पंच सरपंच मुखिया की चुनाव करवा सके। बात समझ आ रही है? एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में सुझाव देती है कि 3 लेवल पे पंचायत समिति होनी चाहिए। 3 लेवल कौन से? ग्राम, ब्लॉक, जिला। दूसरा ग्राम न्यायालय होना चाहिए। एक राज्य चुनाव आयोग होना चाहिए जो आपका चुनाव करवा पाए, प्रधान वगैरह का। ठीक, बात समझ नहीं आता? आप देखेंगे अभी अगले साल आपकी चुनाव प्रधानी के, ठीक, वो कौन काम करवाएगा? राज्य चुनाव। अक्सर ये रहता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता वो तो MP MLA चुनाव करवाता है, इनकी चुनाव कौन करवाएगा? राज्य। अब एक समिति बनती है P.K. थंगु समिति 1989 पे। वो 3-4 दिन चलता रहता है इनका कि भाई सुझाव लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा। इन सब प्रक्रियाओं से चलते हुए फाइनली आपको एक 24 अप्रैल को डिक्लेयर कर दिया जाता है पंचायती राज दिवस, और एक संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। किसको? ग्रामीण स्वशासन को संवैधानिक दर्जा 2 स्तर में दिया जाता है। जैसे मैं शुरुआत बताया था, शहरी लोकल गवर्नमेंट में 2 हिस्से हैं, ग्रामीण और शहरी। अब संविधान दर्जा किसको देंगे? ग्रामीण को भी देंगे और शहरी को देंगे। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत ग्रामीण स्तर को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। संवैधानिक दर्जा का मतलब ये होता है जब आपको कोई कानून बन गया तब तो आपको मानना ही मानना है। पंचायत दिवस था जो 1989 से ही मना लिया गया। 24 अप्रैल से उनको डिक्लेयर किया था, यहाँ दर्जा दिया जा रहा है। दर्जा का मतलब जो आपको मनाने के लिए क्या था, आपके पास विकल्प था, आप माने अथवा ना माने। किस समय से? ठीक, लेकिन जब आपको 93 से लागू कर दिया गया तो आपको हर को मानना ही होगा। 1992 में इसको ये कहा गया ग्रामीण स्तर पे संवैधानिक दर्जा, जो कि आपका 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। पूछा गया था MP के पेपर में, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम संवैधानिक दर्जा होने के बाद पंचायती राज को अडॉप्ट किया? कौन सा राज्य है आपका? मध्य प्रदेश। बात समझ आ रही? यदि पूछा जाए पंचायती राज सबसे पहले कहाँ लागू की गई? राजस्थान, नागौर जिला, गांव। ये तब पूछा जाता है जब आप राजस्थान में कोई एग्जाम देने जाएं। इसी गांव में, इसलिए आप जैसे यूपी का पेपर है तो यूपी पेपर ट्रेस नहीं जाएगा गांव पे, पर आप कभी कोई राजस्थान का पेपर देने गए तो गांव से पूछ लिया जाता है। ठीक, 2 साल समझ में आ गया? क्लियर कैसे? MP में क्या, जब संवैधानिक दर्जा दे दिया गया ग्रामीण शासन को, तब संवैधानिक दर्जा देने के बाद सबसे पहले एडॉप्ट करने वाला राज्य पंचायती राज को कौन है आपका? मध्य प्रदेश। और ये संवैधानिक दर्जा देने से पहले हो गया था? ये सब संवैधानिक दर्जा है। इस संवैधानिक दर्जा के पहले ये है, यहाँ पे विकल्प ये है, जिसको मानना हो माने, जिसको मानना नहीं है वो मत माने। तो सबसे पहले कौन मानने लगा था? राजस्थान। बात समझ में आ रही है? इस कंफ्यूजन में मत रहिए। संवैधानिक दर्जा का अर्थ क्या? संवैधानिक दर्जा का सीधा सा अर्थ होता है कानूनी प्रक्रिया के तहत काम होना। जैसे कोई नियम आ जाए कि भाई अब आपको क्लास कंपलसरी करनी है, तो आप क्लास करेंगे। अभी विकल्प है, आप बैठिए चाहे बाहर चले जाइए। क्यों? एग्जाम चल रहा है। ठीक, तो यह विकल्प जब होता है तो विकल्प संकल्प को कमजोर करता है, और जब कानून बना दिया गया तो क्या हो जाएगा? पूरी तरह से लागू। 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा शहरी जो नगर निकाय थे उनको क्या कहता है? जो 1 जून 1993 से लागू हो गए थे। क्लियर? इसका मतलब क्या है? अब सवाल पूछा जाएगा आपसे, ग्रामीण स्वशासन से संबंधित समितियां कौन कौन सी हैं? तो उसका एक ट्रिक है, BA पास 73 में यदि आपसे पेपर में पूछा जाए 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वशासन से, शहरी स्वशासन से, या आधुनिक व्यवस्था से, या इनमें से कोई नहीं? तो
तो क्या आंसर हो जाएगा? क्यों भाई संदीप बालक, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण। क्लियर। यदि पूछ लिया जाए कि ग्रामीण स्वशासन से संबंधित समितियां कौन कौन सी, प्रमुख रूप से बी से बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, पा से पीवी राव, एस सा से सिंघवी समिति, और 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ग्रामीण स्वशासन से। यहां तक क्लियर? क्यों भाई, यहां तक किसी को जो समझ में ना आया तो चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद हम बताते हैं ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, पंच सरपंच कौन कहलाते हैं, वीडियो क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। लिख के आइए। बेटा दें, यहां तक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। रेनू, बलवंत पंचायती राज बनाने की मूल वजह क्या थी? पंचायती, अभी समझाया पंचायती राज क्यों बनाना प्रयास किया गया? निचले स्तर पर विकास हो पाए, जनभागीदारी बढ़ावा हो, विकेंद्रीकरण का कांसेप्ट। अंबेडकर साहब क्यों नहीं चाहते थे कि ग्राम स्तर पर बने? क्योंकि वो जमीन का जो वो शोषण करने लगी, वो शोषण कर ठीक। बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर पे कहा था? कौन कौन से? अशोक मेहता समिति ने 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सबसे पहले पंचायती राज कहां पर? संवैधानिक दर्जा देने के बाद। क्यों भैया, कस के बोलो। ठीक। एमपी, यदि पूछा जाए आपसे कि सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कहां पे था? चोल वंश। वो आपको इतिहास से गौड़न पूछेगा, आपने पढ़ा भी होगा कहीं न्यूज़ वगैरह में भी, लोकल गवर्नमेंट। और स्त्रियों का शासन किस वंश का था? इतिहास में कमजोर बहुत पकड़ आप लोगों की। सब पढ़ाई नहीं करते। तुम बताओ और संदीप, दो लोग बताओ। अखिल, स्त्रियों का शासन किस वंश को कहा जाता है? ऐसा सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आप तो देखे ही नहीं शायद। क्या ये तो न्यूज़ वगैरह पढ़ा है, इसलिए जो तुम कहते हैं, अच्छा में ये जो समितियां हैं तुम्हें समझने बोला करो, कई जगह सीधी सी बनी बनी है। तो विकास जो होता है, विकास आपका एक दो दिन में नहीं होता है, सालों साल लग जाते हैं। आपको शुरुआत में क्लास बताते हैं, जब 1947 में आपका देश आज़ाद होता है, भुखमरी आपको मिल रही है आज़ादी में, बेरोजगारी तो है ही है, असमानता, तो एक ही देश में कई लोगों की धर्म और जाति के लोग रह रहे हैं, आपको एकजुटता बनाए रखनी है, अशिक्षा तो थी ही थी। तभी अंबेडकर साहब ने, देखिए एमएलए एमपी हैं कितने भी, कोई भी एमएलए एमपी हो, उनको शिक्षा की एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्यों नहीं रखी? अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया, जो आपकी विधायक सांसद होते उनकी आप पढ़ते हैं कि कोई मिनिमम योग्यता है, पर आप क्लर्क का एग्जाम देने जाते हैं तो आपको मिनिमम योग्यता मिलती है बाबू। और जो सांसद हैं, जो इतने बड़े नीति निर्माण करता हैं, एकदम वीआईपी डीएम के इक्वल आ जाते हैं, उनकी तो कोई योग्यता नहीं है। क्यों बताओ? हाँ बताओ, आप थे, अखिल नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है भाई? हैं? तुम्हारा? इसका भी है छोटा अखिल, बड़ा अखिल? हाँ मोहित, बताओ। एजुकेशन देश में नहीं, ज़्यादा नहीं थी, ना महिलाओं में थी ना। आप अपनी दादी परदादी को देखिए, क्या वो पढ़ी लिखी थी? क्या थी? आपकी माता जी वगैरह अभी होंगी ज़्यादा से ज़्यादा बीए करी होंगी ठीक ठाक घर से, वरना कहीं होंगी तो 10वीं 12वीं। ठीक। अब यदि ऐसा यदि शिक्षा का स्तर रख देते रेनू, तो क्या होता है, जो पिछड़े लोग हैं या दलित समाज के लोग हैं या जो पिछड़ी महिलाएं हैं, वो तो आ ही नहीं पाती। ठीक, इसलिए हम लोग बोलते हैं उनको संविधान का जनक।
यहाँ तक चीज समझ आ गई? यस सर। अब पढ़ेंगे हम। आप सर ये पता करने नहीं चाहिए थोड़ी बहुत चर्चा चल रही है आपके इसी ब्लॉक स्तर पे, जो ग्रामीण स्तर पे मुखिया में आप देखिए महिलाओं की सीटें रिजर्व आने लगी। 1/3 महिलाओं को आरक्षण मिलता है। राजस्थान ने एक बात उठी थी कि जो आप प्रधान बना रहे हैं, कम से कम एक जमाने में नहीं थी, अब तो कम से कम योग्यता रख दीजिए, भले 5वीं पास ही क्यों ना हो। 10 मिनट तो कर चर्चा चल रही थी राजस्थान में, कम से कम 8वीं 10वीं तक की योग्यता मांगी गई थी, लेकिन जो सदियों से बैठे हैं वो कैसे होने देंगे। अभी आप ही सब कह दें कि नियम है आपको डेली याद करके आना है, आपका कोई अच्छा खड़ूसा टीचर है, ठीक, सही बात है। याद करके नहीं आता, कुछ याद करके आगे कुछ नहीं, क्योंकि परिवर्तन सबकी समझ के परे है और परिवर्तन ही आपका विकास का कारक है। ठंडी आ रही है, आप लोग लाख कोशिश करने लिए मन करता है थोड़ा और सो लें, होता नहीं होता। हमारे साथ बेटा बहुत समस्या है, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको उस चीज का आगे बढ़ना है या एग्जाम को क्रैक करना, अपनी दिनचर्या सुधारना। और ठंडी एक ऐसा मौसम होता है, यदि आप हेल्थ से कमजोर हैं, हेल्थ सही कर सकते हैं, पढ़ाई में कमजोर है, पढ़ाई कर सकते, कीड़े की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा आप ठंडी में जो भी काम करना चाहें बहुत तेजी से, क्या कि आप हेल्थ का, आप देखिए खाना हम बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जो आपको सब्जियां वगैरह मिलती हैं, गाजर में क्या पाया जाता है, कैरोटीन। तो फायदा विटामिन कौन सा है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, ठीक। आंवला खूब आता है, बाल सफेद हो रहे हैं आपके कम उम्र में, आप आंवला खाइए, बाल से हो जाएंगे से, क्योंकि आपका डाइजेशन क्या बढ़ जाता है। पढ़ाई का क्या होता है, रात में आपके जो रात्रिचर प्राणायाम होते पढ़ने वाले, उनके दौर भी अच्छा है। कई होते हैं जो स्टूडेंट कोई होते हैं जो रात में पढ़ते हैं, उल्लू की भांति रात्रिचर प्राणायाम होते हैं, वो पूरी पूरी रात पढ़ते हैं। और पढ़ाई रात में ज़्यादा करनी नहीं चाहिए, क्यों होती ही नहीं, नींद आ जाती कौन सी रात में दबाती ही नींद। अपनी आप आ जाती है। ये समझ ऐसे नोट न करो, समझाएंगे तो समझ में आएगा। ऐसे में कम समझ में आता। पहले आप पढ़ाते थे अच्छा समझ, ये समझ नहीं आ रहा। पहले आप पढ़ाते थे लिखवाते जाते थे, अब लिख देते हो बता देते। तो अभी लिखवाइए नहीं तुमको, कल लिखवाया था ना, लिखवाया था, ठीक। अच्छा जो अभी सब तक समझा, समझ में नहीं आया, तुम बताओ खास तौर से, तब फिर समस्या कहाँ है तुम्हारी? कुछ नहीं आता है। बताओ कुछ नहीं आता क्या, कुछ क्या नहीं आता, ये कहाँ चले गए दो लोग, घूमने गए। ध्यान से समझिए यहाँ पे, ये बहुत जरूरी है। अब बलवंत राय मेहता ने ये कह दिया 3 स्तर पे हो भैया, जहाँ समझ में आए संदीप पूछ लेना, ठीक है। ग्राम स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर। ग्राम स्तर पे कौन होता है आपका, प्रधान या मुखिया। बेटा बात ना करने लगती, ठीक। ये
अगले चुनाव आने वाले 3 महीने में, और तुम्हें कई चीजें सीखने को समझने मिलेगी। ठीक, और जो ये बना रहे इसे बोलते हैं सिनॉप्सिस। क्या होता है, आप यदि लाइन टू लाइन लिखते गए तो आपको जो समझाया गया वो समझ में कैसा है। पेपर जब आपका होगा तो आपको केवल एक सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ना पॉलिटी के लिए, आपको केवल जीएस में ही 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ रीजनिंग अलग रहा। तो ये सब काम बहुत तेजी से करता है। आपका समझा हुआ है, क्लास में आप बैठे हैं, इस तरह का आपके नोट्स में बनाया, आपने किसी और को दिया, वो समझ ही नहीं पाएगा कि क्या लिखा है। और जब आपका एग्जाम होगा आप तेजी से इसको पढ़ के अपना पूरा रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि क्लास में बैठे थे जो आपको इससे जुड़े हुए केस स्टडी बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो आपके दिमाग में फिट हो जाते हैं। तो बलवंत राय मेहता समिति ने 3 कही थी, ग्राम स्तर, जिला स्तर, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। ठीक, ग्राम में कौन होता है, प्रधान या मुखिया। ब्लॉक में कौन होगा, ब्लॉक प्रमुख। कहीं कोई समस्या, ठीक, पूछना। जिला स्तर पे कौन होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष। अध्यक्ष भी होता है, एक उपाध्यक्ष भी होता है ना, होता है। ये तो हो गया, ये वो लोग हैं जो जनता के द्वारा चुन के आते हैं। क्लियर। अब यहां पर इनके पहले 3 होते हैं प्रशासनिक क्रम। इसे गांव स्तर का प्रशासनिक क्रम कौन होता है, सरकारी अधिकारी, बीडीओ, जिसे हम बोलते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ब्लॉक स्तर पे कौन हो जाएगा, बीडीओ, ब्लॉक वाला। क्लियर। जिला परिषद को कई जगह लिखा है, जिला पंचायत भी लिखा रहता है और लिखा रहता है जिला परिषद भी लिखा रहता है। आप अपने महोबा के डाक बंगले में देखेंगे, वहां बना है जिला पंचायत। ठीक, कई जगह जिला परिषद भी लिखा रहता है। इसका जो अधिकारी होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट डीपीआरओ बोलते हैं उसको। सीडीओ तो होता है पूरा मुख्य अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर। क्लियर। अब यहाँ आइए, फिर हम इसमें फिर से आते हैं कि जब चुनाव प्रधान को हटाना तो क्या काम करना पड़ता है। यहाँ समझिए ग्राम सभा क्या कहलाती है, ध्यान समझिएगा। लाली नहीं, ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है, गांव के वे लोग जो गांव की मतदाता सूची में शामिल हैं वो कहलाते हैं आपके वोटर। ठीक, ग्राम सभा का टेक तब दिया जाएगा जब किसी भी गांव में कम से कम 200 या 200 से ज्यादा लोग वोटर की कैटेगरी में हों। बात समझ आई भाई? पीछे जितना मैं बोल रहा हूँ कल मैं पूछूंगा भी, चाहता तुम सीधे आगे दाएं बाएं लिखवा देता चल जाता है। तो मैं A to Z क्यों समझा रहा हूँ कि तुम्हें हर एक स्तर की चीज तुम्हें समझ में आए। समितियां क्या थी, जरूरत क्यों पड़े पंचायती राज की, कहाँ से फैक्ट पूछा जाएगा। अब ये ग्राम सभा क्या कहलाती है, बात समझ आई? ग्राम सभा मतलब गांव के वे लोग जो मतदाता सूची में शामिल हो। मतदाता सूची में कौन शामिल होगा, जो 18 साल से ऊपर होगा। ठीक, और ऐसे लोगों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पूजा बताओ, पूजा नाम है, ऐसे लोगों की संख्या कितनी चाहिए, कम से कम 200 हो या 200 से ज्यादा हो, वो कहलाएंगे आपकी ग्राम सभा। अब मान लीजिए कोई ए गांव है, ये कोई बी गांव है। ठीक, इस गांव की संख्या तो ज्यादा है पर जो वोटर की मतदाता हैं वो आपके 170 180 ही हैं। तो क्या यहाँ पे गांव प्रधान बना देंगे? नहीं। इस कंडीशन में जो दूसरा गांव है उसकी भी संख्या, जो वोटर संख्या है उसको भी शामिल करेंगे। इस आधार पे 200 प्लस हो जाएगी। ठीक, इस आधार पे 200 प्लस हो जाएगी तो क्या कहलाएगा वो, ग्राम सभा। अब यहाँ पे प्रधानी का चुनाव करवा सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? पूजा हुई नहीं हुई? बालक वर्ग। अब आती पंचायतें कैसे बनती हैं भाई? जो ग्राम सभा है पंचायतें बनेगी। अब ग्राम पंचायत में जो होते हैं आपके, आपने सुना होगा वार्ड मेंबर होते हैं। जैसे अपने मोहल्ले में बजरंग वार्ड, सुभाष वार्ड, इसी तरह गांवों में वार्ड होते हैं। आप वार्ड में समझ पाए तो आप गांव की भाषा में टोला समझ लीजिए। गांव के टोला कहते हैं। ठीक, बस समझ रहे वार्ड।
अब जो वार्ड और टोला जो चुन के आते हैं उसे बोलते हैं वार्ड सदस्य। और अब जैसे इस तरह समझिए आप, पंचायत में 4-5 ही वार्ड हो गए, हर वार्ड का अपना एक सदस्य होगा। या एग्जाम्पल दे, जैसे महोबा में मान लीजिए 7 पहाड़ी गांव है बोलते, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे। अब वो 4-5 वार्डों में बटा हुआ है, हर वार्ड का अपना एक सदस्य होगा जिसको जनता चुनेगी, ठीक। इन सब वार्डों को मिलाकर इन सब का एक हेड होगा, इन सब का एक हेड होगा जिसको बोलेंगे हम लोग गांव का मुखिया या प्रधान। वार्ड चुने गए, ये सब किसको रिप्रेजेंट करेंगे, इनका हेड कौन होगा, मुखिया। बात में आई यहाँ तक। यानी गांव का जो प्रधान होगा पंचायत स्तर पे, ग्राम स्तर पे, तो कौन कहलाएगा, मुखिया। नहीं आया, ठीक। अब ये तो आपकी कार्यपालिका हो गई, ठीक। पर गांव में आप सुनते पंच और सरपंच होते हैं, हर वार्ड से एक पंच होगा और गांव का जैसे एक मुखिया प्रधान, उस तरह सम्मेलन में एक होगा सरपंच। यानी पंच किसको रिपोर्ट करेगा, और जो प्रधान उसको कौन रिपोर्ट करेंगे, वार्ड मेंबर। यहां बात समझे। और यदि हम प्रशासनिक स्ट्रक्चर से देखें तो कौन हो जाएगा, वीडियो। अब आप ये बताइए, एक सीरीज आई थी पंचायत, लगभग सब सीरीज देखी होगी, कोई दिक्कत नहीं, आप तो क्लास भी नहीं देखती, चली जाती हैं, तो क्या कर सकते हैं। तो बताइए फिर ग्राम सभा क्या है, तो बस वही देख, ठीक। अब एक कांसेप्ट नहीं होगा, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आपको साधारणतः नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेंगी, फैक्चुअल मिलेगा वहां पे। अब आपने पंचायत श्री रेती नहीं देखी, कुछ भी देखा, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए बजरंग वार्ड की वो करने वाले सभी, बजरंग वार्ड की तुम रखने वाली, बजरंग वार्ड की किसी गली में कोई हैंडपंप लगना है, अब वो आके योगी साहब या मोदी साहब तो नहीं लगाएंगे। और ये मान लीजिए गाँव का स्तर, तो वार्ड कहाँ पे जाएगा आपके पास, वार्ड कहेगा भाई हमारी गली में एक हैंडपंप की जरूरत है, 10 हैंडपंप की जरूरत है, वो किसको कहेगा, जाके मुखिया को कहेगा, मुखिया कहेगा। और मुखिया किसके पास जाएगा ये लेके काम, वीडियो यानी ब्लॉक स्तर पे, और ब्लॉक स्तर कहाँ पे जाएगा, जिला स्तर पे। और जो इसको फंड मिलेगा, गांव को जो पैसा मिलेगा फंड, वो कौन रिलीज करेगा, डीपीआर। बात समझ रहे हैं। और वो रिलीज करेगा तो ब्लॉक में आएगा, ब्लॉक से वो फिर गांव में आएगा। इसीलिए आप देखेंगे कई गांव के मुखिया 5 साल में ही छाप देते हैं पैसा, और कई लोग 25 साल में नहीं छापते। तो गांव का विकास, अब गांव का विकास देखने तो कोई आएगा नहीं। अब यहाँ तक समझ में आया। अब कोई गली में न लगना है तो गांव में बाहुबली लोग रहते हैं, हमारे दे हैंडपंप लग जाए, हमारे दे खंबे लाइट लग जाए, होता नहीं होता, देखोगे नाली हमारे दे बन जाए या हमारे यहाँ बन जाए। अब झगड़े भी होने लगेंगे, तो सब खेती तो है ही है। अब झगड़ों के लिए अब सभी लोग सीधे लोअर कोर्ट तो नहीं चले जाएंगे, नहीं झगड़े तो हो गए, सारी से बहुत बोलते हैं। अब इनका न्याय कौन करेगा, न्यायपालिका का। क्लियर हुआ, ठीक। इसको बोलते हैं लोग ग्राम पंचायत स्तर। यहां तक समझ में। पंचायत सदस्य ग्राम प्रधान जो मुखिया लड़ने की उम्र होती है, मिनिमम कितनी होती है, 21 वर्ष। कितने साल के लिए लड़ते हैं, 5 वर्ष के लिए। पेपर पूछा जाता है। अब गांवों में यदि कोई संदीप को या किसी लड़की को 21 साल के लड़के को खड़ा कर दिया जाए, गांव के लोग वोट देंगे, क्यों नहीं देते हैं, ठीक। खा कहाँ से जाएगा, उसे सोचते हैं गाँव में, ये छोटा सा दुबला सा बच्चा अब हम पे शासन करेगा, इसे क्या आता है। तो गांव के लोग किसको बनाते हैं मुखिया, जो थोड़ा उम्रदराज हो जाता है, ठीक। नए को नहीं बनाते, और नए को बना दिया जाए तो मजाक के तौर पे कहे तो जैसे गांव का मुखिया बनाया, अब उसके नीचे कई वार्ड है कि नहीं है, जो मुखिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बात समझ आ रही है। अब 21 साल का बना दिया इसको,
तो हर वार्ड में ससुराल बना लेगा। ठीक, तो अब क्या होगा, क्योंकि इसका काम क्या है, जनसंख्या बढ़ाओ। तो क्या एक मजा गया तौर पे। और मेन रीजन होता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो वोट नहीं देते हैं नवयुवक को कि ये नौसिखिया है। हमको याद रखना है पंचायत में, ग्राम पंचायत की लड़ने की उम्र कितनी है, 21 वर्ष। कितने साल के लिए लड़ेगा, 5 साल के लिए। वार्ड कैसे बनेंगे, आपके जो आपका मुखिया है उसके नीचे वार्ड होंगे। ग्राम सभा क्या कहलाएगी, कम से कम 200 लोग हों या 200 से ज्यादा हों, वो कहलाएंगे आपके जो कि वोटर हों। ये नहीं 4-5 साल के बच्चे आ गए, ये वोटर होंगे, उन्हीं को ग्राम सभा कहेंगे। वार्ड के लिए कोई ऐसा फिक्स नहीं है, वार्ड के लिए कोई जनसंख्या फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ जैसे जैसे यहाँ 200 मानी गई गांव के लिए तो कम से कम वार्ड के 100 के आसपास मान लेते हैं। जैसे आपने जो बजरंग वार्ड का नाम लिया, हालांकि बजरंग वार्ड बहुत बड़ा है, ठीक। और अब शहर के अंतर्गत हैं, अब इस चेयरमैनी जो होगी आपकी, कल की क्लास हम समझेंगे। चेयरमैनी में अब देखिए आपके वहाँ भी खड़े होते हैं चेयरमैनी चुनाव में, वार्ड में खड़े होते ही होते हैं। वार्ड में जैसे खड़े होंगे, जैसे हम लोगों के बजरंग वार्ड में कौन है, कोई गुप्ता करके हैं, ठीक। वो एक चेयरमैन का चुनाव होगा पूरा, ठीक। वो भी काम क्या कर रहे हैं, वो शहरी निकाय का काम कर रहे हैं। यहाँ काम क्या हो रहा है, ग्रामीण प्रशासन का, ठीक। ये तो समझ में आ गया। यदि पैसा चाहिए है गांव में सड़क बनाने की तो पैसा कहां से आएगा, वार्ड बोलेगा मुखिया को या मुखिया बोलेगा ब्लॉक को, ब्लॉक बोलेगा जिला को, डीपीआरओ रिलीज करेगा पैसा, यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। इसीलिए जो वीडियो होते हैं और जो ये एग्जाम है, ये सब आते हैं एग्जाम देकर, ये लोग होते हैं चुनकर आते हैं चैन से, तो ये लोग अपने आप में क्या हो जाते हैं, अच्छे खासे पैसा वाले। योजना जो चल रही है आप देखेंगे, योजना जो चलती हैं तो हजारों में चलती नहीं है, लाखों करोड़ों में आती हैं। अधिकारी बैठे हैं, उन्हें खाया पैसा, ये चुन के आया जनता से, इनने खाया पैसा, जनता ठठन गोपाला, ठीक लगा लेते हैं। सर वीडियो बनती कैसे, आप एग्जाम दीजिए, वीडियो बन जाएंगे। नहीं मतलब उसके लिए क्वालिफिकेशन, आपके पास क्वालिफिकेशन पेड का एग्जाम निकाल लिए, जो नया नियम चल रहा है वीडियो के लिए बोले ना, ये नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, बीच वाला, ये पीसीएस के एग्जाम से देंगे। आप पीसीएस का एग्जाम दीजिए, पीसीएस में आपको वीडियो बनेंगे, डीपीआरओ बनेंगे, ये सब। किसकी, इसकी तनख्वाह है, जितने भी हैं, जितने भी आपके, देखिए अब नौकरी की बात कर रहे हैं आप, नौकरी आपकी 4 प्रकार की होती है। तुम लोग मुद्दे से हटवा देते हो इससे हम नौकरी जो आप कर रहे हैं 4 प्रकार की होती है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। डी में कौन आता है आप जानते हैं, रेलवे खलासी। ग्रुप सी में बाबू वगैरह, टीचर प्राइमरी, ये सब जाते हैं। ग्रुप बी में 2 प्रकार की नौकरियां होती हैं। बी में एक गजेस्टेड, एक नॉन गजेस्टेड, यानी एक होता है राजपत्र अधिकारी, एक होता है अराजपत्र अधिकारी। जो गजेस्टेड नौकरी होती है उस व्यक्ति की सिग्नेचर की वैल्यू हो जाती है, मतलब उसने सिग्नेचर कर दिया तो मतलब आपको वेरीफाई कर दिया उसने, ठीक। इसके अंदर अगर आपके आरओ वगैरह आते हैं, पीसीएस की छोटी पोस्टें आती हैं, और जो ये नॉन गजेस्टेड है इंटर कॉलेज के टीचर आते हैं 12वीं के, जिनसे आप पढ़ते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें होती हैं। और ग्रुप ए में आप जानते हैं अखिल भारतीय सेवाएं वगैरह ये सब आती हैं, ISPS वगैरह, ये यहाँ तक क्लियर। अब ये बताओ आप, यदि गांव के प्रधान ने पैसा खा लिया या गांव के लोगों को लगा कि भाई ये मुखिया 5 साल बाद हटेगा, लेकिन अब 5 साल पहले हटाना है, वो एकदम तानाशाही टाइप का हो गया, तब कैसे हटेगा। इस कंडीशन में ध्यान समझना, गांव के लोग इकट्ठा होंगे, 2/3 का समर्थन चाहिए, किसका, वोटर का, वोट तो वही दिए थे ना। 2/3 का समर्थन देने के बाद, समर्थन दे रहे हैं, समर्थन मतलब कागज में लिख के वो कहाँ ले जाएंगे, अब बताइए आप, क्या सीधे यहाँ जाएंगे जिला स्तर पे। यदि किसी प्रधान को उनको हटाना है तो 2/3 का समर्थन लेके इसके पास जाएंगे, ये जांच करवाएगा। यदि जांच की सत्यता पाई जाती है तो फिर ये इसको हटा भी सकता है। बात समझ आ रही है?
ये पूरी प्रक्रिया है आपके ग्राम स्तर की। इसी प्रकार आपका पंचायत में होता है, पंचायत इलेक्शन वगैरह होते हैं अलग ब्लॉक पे, और इसी प्रकार जिला पे होता है। जिला वाले को हटाना तो कहाँ पे जाएंगे? जिला को हटाने के लिए आपके पास ऐसा है, जिला बहुत बड़ा है, तब आप वहाँ बिल्कुल लगेगा। उसके लिए आप ग्राम में आप लोकल गवर्नमेंट दी गई, यहाँ पे आप शिकायत कर सकते हैं इस अधिकारी से, जो सीडी वगैरह होते हैं, इसे बोलते हैं चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आपकी इस संस्था के भी वो हेड हैं, मुख्य विकास। जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब किसके कंट्रोल से चल रही हैं, तो आप उनसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर वो जांच वगैरह कर सकते हैं। हटाने को तो आप जैसे जिले का सबसे बड़ा अधिकारी या डीएम होता है, आमतौर पे आप डीएम को हटा नहीं सकते, लेकिन यदि आपने कह दिया उसको ट्रांसफर करवा सकते हैं। ये चीज समझ में आई यहाँ तक? कहीं कोई समस्या? थोड़ा सा लिख लेते हैं। सर डीएम चाहे जितना बड़ा गुनाह होता है तो उसको हटाए नहीं सकते। क्या अगर कुछ कर दे तो संवैधानिक रूप से कुछ नहीं, एक और गुनाह कोई नहीं करता, इतना अधिकारी वगैरह करते हैं तो उनके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। सर अगर सस्पेंड को मार डाले सर क्या तो सस्पेंड हो जाता है। सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बहाल हो जाते हैं। ये क्लास समझ में आ गई? यहाँ कोई दिक्कत? सर अब आप कुछ क्वेश्चन पूछ लीजिए। चलिए बताइए बड़ा क्वेश्चन। सबसे पहले पंचायत कहाँ लागू की गई? कब की गई? 2 अक्टूबर 1960। किस जिले में की गई? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले कहाँ लागू की गई? ग्राम सभा का अर्थ क्या होता है? जो वोटर होते हैं 200 प्लस होने चाहिए। ग्राम क्या बलवंत राय मेहता समिति ग्रामीण स्वशासन से संबंधित है कि शहरी से? ग्रामीण स्वशासन से संबंधित समितियों के प्रमुख नाम कौन से हैं? बीए पास 73वां, बी से बलवंत राय, ए से अशोक मेहता, बी से पीके, उषा सिंघवी 73वां। भारत में पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ था? चोलवंश। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? लॉर्ड। और यदि पूछा जाए पंचायती राज का वास्तुकार किसे कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति ने किस स्तर पर किया था? और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर पर। ठीक। नगर निगम किसे कहते हैं?